हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पर लगातार बढ़ते चलें। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत में यूरोपियों के आगमन की, और इसी यूरोपियों के आगमन की कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले मैंने बताया कि पुर्तगालियों की बात की, फिर डचों की बात करी, और फिर मैंने कहा कि अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने क्या करी, स्थापना की। आगे बात समझ में क्लियर है? आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो बंगाल में एक तरीके से इन्होंने मुक्त व्यापार का जो फरमान प्राप्त किया फर्रुखसियर से, इस फरमान का किस प्रकार से उन्होंने दुरुपयोग किया और किस प्रकार से यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष में, ध्यान देना, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ संपूर्ण भारतवर्ष में अपने साम्राज्य की इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो आज विशेष रूप से हम लोग बात कर रहे हैं कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य की किस प्रकार से स्थापना हुई। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य की स्थापना। बंगाल में BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, देखो सुनना भाई, समझना इसको। बात करें बंगाल की तो देखो, ध्यान देना, मुगल काल में यदि हम बंगाल की चर्चा करते हैं तो मुगल काल में भारत में बंगाल जो था वो सबसे धनी प्रांतों में से एक माना जाता था। और मुगलकालीन बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो पश्चिमी बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बिहार हो गया, और उड़ीसा वाला जो है आधुनिक स्वरूप इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ध्यान रखना कि मुगल काल में क्या चीज, मुगल काल में बंगाल भारत का सबसे धनी क्षेत्र था, सबसे धनी क्षेत्र था। ठीक है, आगे बात समझ। अब ये धनी क्षेत्र होने के पीछे कारण क्या था भाई? घरेलू कुटीर उद्योग जो थे वो व्यापक रूप में थे। हर घर में जो है एक तरीके से क्या थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि थी। ठीक है, बंग की मलमल है ना, विशेष रूप से, और फिर जो है सूती वस्त्र उद्योग विशेष रूप से। आगे बात समझ। इसके अलावा मसाले, तो सारी की सारी चीजें हुआ करती थी। तो एक तरीके से बंगाल जो था उस समय का सबसे धनी क्षेत्र हुआ करता था भारत में। अब देखो कि मुगलकालीन बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो ध्यान रखना कि मुगलकालीन बंगाल में, मुगलकालीन बंगाल में ध्यान रखना क्या क्या आधुनिक यदि हम बात करें तो, ठीक है, क्या चीज, एक तो पश्चिमी बंगाल, मुगलकालीन बंगाल में पश्चिमी बंगाल, क्या चीज, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के अलावा कौन सा, बांग्लादेश भाई, पूर्वी बंगाल है ना, वर्तमान क्या हो गया, बांग्लादेश। क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हमने सुना है। बिहार हो गया, क्या चीज हो गया, बिहार हो गया। वे उड़ीसा। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा का आधुनिक स्वरूप शामिल था। किसमें? उस समय के बंगाल में। और बंगाल उस समय का मुगल काल में सबसे ज्यादा धनी जो साम्राज्य यदि कोई था तो वो कौन सा था, बंगाल था। अब देखो इसी बंगाल में एक व्यक्ति विशेष रूप से, और व्यक्ति विशेष रूप से कौन सा, मुर्शिद कुली खां। देखिए, हम बात करते हैं किसकी, मुर्शिद कुली खां की। मुर्शिद
कुली खां, समझना इसको, मुर्शिद कुली खां। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब, इस औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में, कब, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बंगाल का क्या, दीवान नियुक्त किया। दीवान का मतलब एक तरीके से जो राजस्व अधिकारी हुआ करता था मुगल काल में, उसे हम लोग क्या बोलते थे, दीवान बोलते थे। तो 1700 ईस्वी में जब इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया तो इसने वहां पर बहुत अच्छे कार्य किए। ठीक है, अच्छे कार्य कैसे, जैसे जिस प्रकार से अकबर के काल में टोडरमल ने संपूर्ण भूमि व्यवस्थित की थी, स्थायी बंदोबस्त, या फिर जिसे हम टोडरमल व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है, या पर्ची भी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि एक तरीके से जो टोडरमल ने जिस प्रकार से राजस्व प्राप्त करने के लिए संपूर्ण भूमि का माप करवाया था, ठीक उसी की तर्ज पर इसने बंगाल में, किसने, मुर्शिद कुली खां ने, ध्यान रखना कि बंगाल में जो है टोडरमल की तरह ही इसने कार्य किए थे, इसलिए इसे दक्कन का टोडरमल भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो इतना बढ़िया जब कार्य किया तो 1701 ईस्वी में औरंगजेब इसके कार्यों से प्रसन्न होकर के इसे बिहार का दीवान नियुक्त करता है। कहां का दीवान नियुक्त करता है, बिहार का। 1704 में इसे उड़ीसा का दीवान बना दिया और 1714 ईस्वी आते आते ये बिहार का सूबेदार बन गया और 1717 ईस्वी आते आते ये संपूर्ण बंगाल का क्या बन गया था, सूबेदार बन गया था। अब देखो, ध्यान देना, आप लोगों को पता है कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में एक तरीके से मुगलों का पतन प्रारंभ हो जाता है। इतने ज्यादा कोई शक्तिशाली शासक यहाँ पर थे नहीं। तो इस मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को बंगाल में एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह स्थापित कर लिया था। 1717 ईस्वी में आपको पता है कि मुगल बादशाह कौन थे, फर्रुख सियर, जिसे घृणित कायरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। इसी के समय मुर्शिद जो है, इस मुर्शिद कुली खां ने जो है मुर्शिदाबाद को बंगाल की क्या बना दिया था, राजधानी बना दिया और अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही साथ हालांकि मुगल बादशाह का सम्मान रखने के लिए प्रति वर्ष जो है उस मुगल बादशाह को वो नजराना दिया करता था। नजराना मतलब एक तरीके से भेंट प्रस्तुत करना होता है। ठीक, देखिएगा कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने, अब मैं यहां पर केवल और केवल शब्द लिखूंगा, क्या शब्द लिखूंगा साहब, कुली खां। ठीक है, कुली खां को दीवान नियुक्त किया। दीवान नियुक्त किया कहां का, बंगाल का। आ गई बात समझ। अब उसके कार्यों से प्रभावित होकर के, उसके कार्यों से प्रभावित होकर, उसके कार्यों से प्रभावित होकर अब देखिए कुछ चीजें अलग आएंगी। 1701 ईस्वी में बिहार का दीवान बनाया, नंबर 1। 1701 ईस्वी में बिहार का दीवान बनाया, बिहार का दीवान बनाया। 1704 में उसे उड़ीसा का दीवान बनाया। 1704 में, 1704 ईस्वी में उड़ीसा का दीवान बनाया। उड़ीसा का दीवान बनाया। ठीक है, और 1714 आते आते वो बिहार का क्या बन गया, सूबेदार। नंबर 3 कि जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की
की मृत्यु के बाद 1714 ईस्वी में बिहार का क्या बन गया था? वो सूबेदार बन गया। बिहार का सूबेदार। सूबे का मतलब क्या होता है? प्रांत। मुगल कालीन क्या चीज? मुगल काल में यदि हम बात करें तो सूबे का मतलब क्या था? प्रांत। मुगल कालीन साम्राज्य आप लोगों को पता है कि किस में विभाजित था? सूबों में विभाजित था। ठीक है, अगली बात समझ में। अगली बात 1717 ईस्वी तक 1717 ईस्वी तक संपूर्ण बंगाल, क्या चीज बेटा ध्यान रखना कि संपूर्ण बंगाल का संपूर्ण बंगाल का सूबेदार बन गया। बंगाल का सूबेदार बना। संपूर्ण बंगाल का क्या बना? सूबेदार बना। कौन बना बता? मुर्शिद कुली खां। तो लगातार इसने अपनी स्थिति को क्या किया है? मजबूत किया है। या छोड़ दो भाई, लगातार इसने अपनी स्थिति को क्या किया? मजबूत किया। और इसी समय मुर्शिद कुली खां ने, ध्यान रखिएगा क्या चीज? मुर्शिद कुली खां ने, मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बंगाल की सबसे पहले राजधानी मुर्शिदाबाद किसके द्वारा? तो ध्यान रखना अली कुली खां, मुर्शिद कुली खां के द्वारा, है ना। मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी बनाया तथा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परंतु प्रतिवर्ष वह मुगल बादशाह को नजराना, क्या चीज? नजराना भेजा करता था। तो प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को वो क्या भेज रहा है? नजराना भेज रहा है। इसी समय फर्रुखसियर ने एक बहुत ही घटिया सा काम किया था। आगे बात समझ में क्लियर है? आप लोगों को पता है कि दस्तक जारी कर दिया था जिसके तहत संपूर्ण बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? फर्रुखसियर। दस्तक का मतलब होता है एक तरीके से फरमान या सरकारी आदेश पत्र जो है वो एक तरीके से क्या था? उस समय दस्तक कहलाता था मुगल काल में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखो, मुर्शिद कुली खां के कुछ कार्यों की यदि हम लोग बात करें तो क्या क्या इसने कार्य किए। ठीक है, तो जैसे एक तो जागीरों को खालसा भूमि में परिवर्तित किया और खालसा भूमि में परिवर्तित करके वहां से उसने राजस्व वसूला। जागीर समझते हो आप? हम बात कर चुके मुगल काल के दौरान। ठीक है, खालसा भूमि की हम लोग बात कर चुके। सरकारी भूमि जो थी वो उसको क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। यही कार्य मध्यकालीन भारत के दौरान आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ इसी प्रकार के कार्य किए थे। दूसरा कि कृषि सुधार करने के लिए उसने किसानों को तकावी ऋण, कौन से? तकावी ऋण, और अकाल के दौरान राजस्व में भी उसने भारी छूट दी। अंग्रेजों ने जो यहां फर्रुखसियर से जो उसने दस्तक प्राप्त किया, उस दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग करते थे। क्या करते थे? दुरुपयोग करते थे। ये दुरुपयोग किस रूप में करते थे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। तो उस दुरुपयोग को भी उसने क्या करा? रोकने का प्रयास किया। किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अब ये दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? देखो, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों को जो है विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हो गया, अधिकार पत्र, और इस फरमान का ये क्या करते थे? दुरुपयोग करते थे। कैसे दुरुपयोग करते थे? ये भारतीय जो व्यापारी है, इन भारतीय व्यापारियों से थोड़ा सा टैक्स कम लेकर के,
भारतीय व्यापारियों से थोड़ा सा कम टैक्स लेकर के, ठीक है ना, उसी फरमान को वो दे देते थे, किसको, भारतीय व्यापारियों को, और अंग्रेजों का माल बता करके उसको वहां से, बंगाल से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इसका मतलब एक तरीके से भारतीय लोग थोड़ी सी धन लोलुपता के कारण अपने जो है माल को अंग्रेजों के माध्यम से क्या कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। तो इससे दोहरी मार पड़ रही थी भाई। एक तो अंग्रेजों की इस नीति के कारण बंगाल में आर्थिक दोहरी मार झेल रहा था बंगाल, राजस्व का नुकसान हो रहा था, यस और नो, और दूसरा अंग्रेज जो थे वो भारतीय लोगों को लूटने का यहीं से एक तरीके से उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया था, यस और नो, ठीक है। तो एक तरीके से ये दोहरी माल थी, ठीक है ना। तो अंग्रेज जब इस फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे तो इस फरमान के दुरुपयोग को भी मुर्शिद कुली खां ने रोकने का प्रयास किया था। ध्यान रखना कि मुर्शिद कुली खां बंगाल में मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त प्रथम सूबेदार था। ध्यान रखना, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त प्रथम सूबेदार था। इस मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई 1727 में। कब हुई थी? 1727 में। 1727 तक जो है एक तरीके से वो सूबेदार के रूप में रहा। आगे बात समझ क्लियर है? तो यहां पर एक बात मैं आपको नोट लगा करके लिख रहा हूं। क्या नोट है कि मुर्शिद कुली खां, क्या चीज? मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम सूबेदार माना जाता है। प्रथम सूबेदार माना जाता है। सत्रह सौ 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। अब देखिएगा, मुर्शिद कुली खां के बाद में क्या चीज? मुर्शिद कुली खां के बाद में जो सूबेदार बना वो बना सुजाउद्दीन। कौन बना? सुजाउद्दीन। कौन था सुजाउद्दीन? तो सुजाउद्दीन की यदि हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो सुजाउद्दीन ये मुर्शिद कुली खां का दामाद हुआ करता था। अब इसने अपने ससुर के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी, जो सुधार अपनाए गए थे, उन नीतियों और सुधारों को इसने जारी रखा था। 1732 ईस्वी में इसी सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। बिहार का प्रबंधक, या फिर एक तरीके से हम बात करें तो क्या चीज है? दीवान नियुक्त कर दिया। किसने? सुजाउद्दीन ने। किसको किया? अलीवर्दी खां को। पहली बार अलीवर्दी खां यहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, देखो ध्यान रखना, 1732 ईस्वी में। और 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, कौन? मुगल बादशाह उस समय मोहम्मद शाह रंगीला थे। इन मोहम्मद शाह रंगीला ने एक फरमान जारी किया और फरमान जारी करने के बाद में बंगाल के सूबेदार के पद को नवाब का पद प्रदान कर दिया। ध्यान रखना, बंगाल का जो प्रथम नवाब बना वो कौन था? सुजाउद्दीन। कौन था? सुजाउद्दीन। आगे बात समझ क्लियर है? अब ये बंगाल में यहां से दो तरीके का आपके प्रश्न बन सकते हैं। क्या प्रश्न बन सकता है? पहला सीधा सीधा आपका प्रश्न ये बनता है कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन वस्तुतः कौन था? मुर्शिद कुली खां का दामाद हुआ करता था। और बंगाल के सूबेदार को नवाब का पद कब दिया गया? ये दूसरा प्रश्न बनता है 1733 ईस्वी में। और बंगाल का नवाब का पद किसके द्वारा सर्जित किया गया? तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा।
किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। 1739 ईस्वी आते आते इस सुजाउद्दीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इस सुजाउद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? सुजाउद्दीन की। सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन का जो समय है वो 1727 ईस्वी से लेकर के 1739 ईस्वी तक कि मुर्शिद कुली खां का, मुर्शिद कुली का दामाद था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसने 1732 ईस्वी में, इसने 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को, किसको? अलीवर्दी खां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां को बिहार का दीवान नियुक्त किया। अब यहां दीवान का मतलब एक तरीके से सारी प्रबंधन की जितनी भी शक्तियां थी वो किसको? ठीक है, सत्रह सौ तैतीस ईस्वी में 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंगाल के सूबेदार को एक फरमान जारी कर नवाब घोषित कर दिया। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से बंगाल का जो प्रथम नवाब था वो कौन था? सुजाउद्दीन। तो ध्यान रखिएगा कि सुजाउद्दीन कौन है? सुजाउद्दीन बंगाल का प्रथम नवाब बना। सुजाउद्दीन बंगाल का प्रथम नवाब बना। प्रथम नवाब बना। 1739 ईस्वी में मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था जिसका नाम था सरफराज खान। सरफराज खान पुत्र नवाब बना। तो अब शासक के रूप में कौन आ गया? सरफराज खान। कौन आ गया है? सरफराज खान। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में? सरफराज खान के बारे में। सरफराज खान, देखो सरफराज खान बेटा बेचारा ज्यादा क्या टिका ही नहीं। 1739 से लेकर के 1740 1739 से लेकर के 1740 एक साल तक ही टिका ये। इसके पीछे कारण था, क्या कारण था? सुजाउद्दीन का पुत्र अवश्य था लेकिन अयोग्य और विलासी था, और जो व्यक्ति अयोग्य होता है, जो व्यक्ति विलासी होता है, जीवन में उसका पतन हो जाता है। यस और नो? केवल एक ही चीज इसमें ध्यान रखना कि अप्रैल 1740 में
गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने इसको क्या करा, मार डाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है कि 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध, गिरिया के युद्ध में, गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी, क्या चीज है, अलीवर्दी खान ने मार डाला। क्या करा साहब, अलीवर्दी खान ने इसको मार दिया, सल्टा दिया। अब इसका मतलब अगला जो नवाब बना वो कौन था, अलीवर्दी खान। एक तरीके से हमें यहीं से बड़ी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, याद रखनी है। तो यहीं से आपका बंगाल से प्रश्न बनता है। 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो किसका है, अलीवर्दी खान का है। किसका है, अलीवर्दी खान का। ध्यान रखना, मैंने आपको कहा कि शुजाउद्दीन के समय 1732 ईस्वी में ये अलीवर्दी खान जो था, इस अलीवर्दी खान को बिहार का दीवान बना दिया गया था। जब इसको वहां बिहार का दीवान बनाया तो बिहार में अपने कुशल प्रशासन और जमींदारों के ऊपर कठोर नियंत्रण से बिहार का राजस्व संग्रह बढ़ाया इसने। और इसी समय ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह को 20 लाख प्रतिवर्ष जो नजराना भेजा जाता था, उसकी बजाय इसने 30 लाख का जो है नजराना भेजा। कितने लाख का, 30 लाख का नजराना भेजा। और जब इसने 30 लाख का नजराना भेजा तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में उसने 2 उपाधियां दी। एक तो क्या, सूजा उल मुल्क, क्या उपाधि दी, सूजा उल मुल्क, और दूसरी दी हुस्म उद दौला। 2 उपाधियां दी थी, सूजा उल मुल्क और हुस्म उद दौला की। ये 2 उपाधियां दी गई थी किसके द्वारा, मुगल बादशाह के द्वारा। किसको, अलीवर्दी खां को। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं उपाधियों की। उपाधियां, नंबर 1, हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सूजा उल मुल्क। एक क्या, हुस्म उद दौला। क्या चीज, हुस्म उद दौला, हुस्म उद दौला। ध्यान रखना, मुगल बादशाह द्वारा, किसके द्वारा, मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त। रंगीला रे, है ना, रंगीला द्वारा प्रदत्त। ठीक है, आगे बात समझ, ये बात यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखो, थोड़ा सातिरा आदमी था। क्या था, सातिरा आदमी। कैसे सातिरा आदमी था बेटा, क्योंकि जो आय 20 लाख जा रही थी ना, अब कितनी गई थी, 30 लाख। तो राजी हो गया। क्या हो गया, राजी हो गया। कौन, मुगल बादशाह। अब मैंने आपको जो बताया, मैंने कहा कि गिरिया का युद्ध में, क्योंकि सुजाउदौला के बाद में वस्तुतः उसका पुत्र, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सरफराज क्या बना था, नवाब बना था। और इसी समय गिरिया के युद्ध में उसने सरफराज को क्या करा था, मार डाला था। क्या करा, मार डाला। आगे बात समझ क्लियर है। किसने मारा, सरफराज को अलीवर्दी ने मारा। अब ध्यान रखना कि ये जो गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में राजमहल बिहार के समीप। ध्यान रखना, कहा, राजमहल। क्या चीज, राजमहल बिहार के समीप लड़ा गया था। के समीप लड़ा गया था। ध्यान रखना ये बात। इस युद्ध में वस्तुतः 2 व्यक्ति थे, अलीवर्दी खां। इस अलीवर्दी खां ने, एक इसका भाई था जिसका नाम था हाजी अहमद, और दूसरा जगत सेठ। इस दोनों की सहायता से सरफराज को मारा, और मारने के बाद में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि
गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। बंगाल का नवाब घोषित किया। आ गई बात समझ? अपने आप को बंगाल का क्या कर दिया इसने? नवाब घोषित कर दिया। अब सुनो, इस अलीवर्दी ने बड़ा खतरनाक आदमी था, समझदार आदमी था, शातिर आदमी था, दिमाग वाला। अब जैसे ही मार दिया इस सरफराज को तो इसके दिमाग में एक बात आई कि यार इसका मतलब ये हुआ, देखो पहले तो 10 लाख रुपए तो मैंने एक्स्ट्रा भेजे ही थे मुगल बादशाह को, तो हो सकता है कि मुगल बादशाह मेरा क्या करे, उपहास करे, या फिर हो सकता है कि मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही कर दे। तो इसलिए मुगल बादशाह को चुप करवाना जरूरी था। तो ध्यान रखना कि अलीवर्दी खान ने जैसे ही इस गिरिया के युद्ध में मारा किसको, सरफराज को, तो सरफराज को मारने के साथ ही साथ मुगल बादशाह को 2 करोड़ का नजराना भेजा और इसके अलावा कई अन्य कीमती उपहार भेजे। बादशाह प्रसन्न हुआ कि यार इतने, ये तो सोना देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो बादशाह ने इसी समय एक सनद का मतलब होता है आज्ञा पत्र, सनद का मतलब क्या है, आज्ञा पत्र जारी किया। आज्ञा पत्र जारी करके अलीवर्दी खान को जो है बंगाल के नवाब का दर्जा दे दिया 1740 में। कब? 1740 में। अब जैसे ये दर्जा दिया ना, जैसे ये दर्जा दिया, इसके बाद में उसको बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को ये समझ में आ गया कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले 16 वर्ष में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुगल बादशाह को कोई भी नजराना दिया हो, कोई नजराना नहीं दिया। आगे बात समझ क्लियर है ना? उसके बाद इसने कभी कोई नजराना नहीं दिया कि अब जो उखाड़ सकता है तो उखाड़ दे, मैं तो बंगाल का नवाब बन गया, अब क्या कर लेगा, जनता भी ने भी मान लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अलीवर्दी ने क्या चीज, अलीवर्दी ने अलीवर्दी ने 2 करोड़ का नजराना व अन्य कीमती उपहार मुगल बादशाह को भेजे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि मुगल बादशाह ने, किसने, मुगल बादशाह ने सनद, क्या चीज, सनद का मतलब होता है आज्ञा पत्र,
जारी कर अलीवर्दी को बंगाल के नवाब का दर्जा दिया। बंगाल के नवाब का दर्जा दिया। बंगाल के नवाब का दर्जा दिया। ठीक है भाई। अब देखो अब क्या करेगा, अगले 16 वर्ष तक अलीवर्दी ने उस मुगल बादशाह को एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। आगे बात समझ, भाड़ में जाके अब तेरे से जो होता है ना वो कर ले। अब देखो अब महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा? महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अलीवर्दी शासक बना तो अलीवर्दी खां और मराठाओं के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं, क्या चीज? अलीवर्दी, क्या चीज? अलीवर्दी व मराठा संघर्ष। अलीवर्दी व मराठा संघर्ष। सॉरी, देखो ध्यान देना, अलीवर्दी और मराठा संघर्ष जो चला वो 1740 से लेकर के, कब से कब? 1740 से लेकर के 1751, लगभग एक तरीके से लगभग क्या पूरा 11 साल ही मान लो तुम। कितना? 11 साल। कारण क्या था? कि अलीवर्दी और मराठों के बीच में संघर्ष होने के पीछे कारण क्या है? तो ध्यान रखना कि मराठे जो थे वो उड़ीसा के ऊपर अधिकार करना चाहते थे और बंगाल और बिहार से वो चौथ का मतलब राजस्व वसूलना चाहते थे। ध्यान रखना कि मराठे कौन है बेटा? मराठे एक तो क्या बिहार पर अधिकार, माफ करना, उड़ीसा पर, किस पर? उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते थे। उड़ीसा पर पहली चीज, एक तो क्या करना चाह रहे थे? उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते थे। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है साहब? दूसरा कारण यह था कि बंगाल और बिहार से चौथ वसूलना चाहते थे। बंगाल व बिहार से, बंगाल व बिहार से चौथ का मतलब क्या था? राजस्व। राजस्व वसूलना चाहते थे। यही सबसे बड़ा कारण रहा जो कि 11 साल तक संघर्ष रहा। अंततः 11 साल तक देखो इसने, अलीवर्दी खान ने निडर आदमी था, मराठों का इसने खूब क्या किया, मराठों के साथ में संघर्ष किया। लेकिन अंततः 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान झुकता है और अलीवर्दी खान ने मराठा सरदार रघु भोंसले, कौन? रघुजी भोंसले के साथ में इन्होंने क्या करी? संधि कर ली। और इस संधि की कुछ शर्तें थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कि 1751 ईस्वी तक ये संघर्ष चलता रहा। 1751 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलता रहा। अंततः क्या चीज? अंततः मराठा सरदार रघुजी भोसले वे अलीवर्दी के मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। क्या हो गई थी? संधि हो गई।
अब देखते हैं कि क्या संधि रही, इस संधि की शर्तें क्या रही, वो बात कर ले हम। संधि की शर्तें, संधि की शर्तें क्या थी, देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज, उड़ीसा प्रांत के ऊपर मराठों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, जो वो चाहते थे, कारण यही था, उद्देश्य यही था। दूसरा, बंगाल और बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया गया। ध्यान रखना, पहली चीज क्या, कि उड़ीसा के प्रांत पर, कहां पर, उड़ीसा के प्रांत पर, उड़ीसा के प्रांत पर मराठाओं का अधिकार हो गया, मराठाओं का अधिकार हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज क्या, बंगाल और बिहार से, बंगाल व बिहार से 12 लाख रुपए वार्षिक, 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना, चौथ के रूप में, किसको, मराठों को। आ गई बात समझे। तीसरी बात, सुवर्ण रेखा नदी, कौन सी, सुवर्ण रेखा नदी, कहां पर, झारखंड। सुवर्ण रेखा नदी को दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की क्या बना दिया गया, सीमा बना दिया गया। नंबर 3 कि सुवर्ण रेखा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सुवर्ण रेखा नदी को कहां पर है, ये झारखंड। सुवर्ण रेखा नदी को क्या किया, दक्षिणी पश्चिमी, क्या चीज, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की सीमा बना दिया गया। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की सीमा बना दिया गया। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की क्या बना दिया गया, सीमा। किसको बना दिया गया, ध्यान रखना बेटा, किसको बना दिया गया, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी बोले तो कहां पर, झारखंड में। अब ये जो लंबा संघर्ष चला किसके बीच में, अलीवर्दी और मराठा के बीच में, लगभग 11 वर्ष, इसका सबसे जो बड़ा फायदा उठाया, वो फायदा किसने उठाया भाई, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने यहां इसका फायदा उठा करके, ऐसा कहा जाता कि फोर्ट विलियम किला जो था, इस किले के चारों तरफ इन्होंने खाई बना दी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी। अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को पत्र लिख करके अंग्रेजों को प्रदत्त दस्तक निरस्त करने के लिए कहा कि देखो मुगल बादशाह साहब, मैं इधर मराठा मेरे पीछे पड़े हुए, दूसरी तरफ अंग्रेज जो है वो फोर्ट विलियम जो किला है इसके चारों तरफ इन्होंने खाई बना दी है, फरमान का ये भी क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपने जो बंगाल में इनको मुक्त व्यापार करने का जो फरमान जारी किया था फर्रुखसियर साहब ने, इस फरमान को क्या कर दिया जाना चाहिए, निरस्त कर दिया जाना चाहिए। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने इस चीज का कोई भी जवाब नहीं दिया। आ गई बात समझ, एक चीज। दूसरी चीज कि मराठा आक्रमण के समय या मराठा आक्रमण के कारण जो पश्चिमी और दक्षिणी बंगाल जो था, इसकी अपेक्षा पूर्वी और उत्तरी बंगाल की आबादी क्या हो गई थी, सघन हो गई थी, क्योंकि मराठाओं के आक्रमण का लगातार खतरा बना रहा। मराठा छापेमार युद्ध करने में पारंगत थे, छुप करके वार करते थे, है ना, मार देते थे लोगों को, और इसीलिए लोग जो है वहां से भाग भाग करके जो है उत्तरी और पूर्वी बंगाल में आकर के बसने लग गए। बड़े बड़े जो व्यापारी थे, वो ज़्यादातर जो व्यापारी थे ये पश्चिमी बंगाल से भाग करके अंग्रेजों की शरण में चले गए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सामान्य लोग दक्षिणी पश्चिमी से भाग करके उत्तरी पूर्वी बंगाल में बस गए।
बड़े जो व्यापारी थे उन्होंने उनको ऐसे लगा कि भाई मराठा तो मारेंगे, मराठा तो मारेंगे, वीर मराठा, ठीक है। तो अब इन मराठाओं से बचने के लिए जो बड़े जो व्यापारी हुआ करते थे वो अंग्रेजों की शरण में चले गए। किसकी शरण में चले गए? अंग्रेजों की शरण में। तो अंग्रेज एक तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं? शक्तिशाली कर रहे हैं। फोर्ट विलियम के चारों तरफ इन्होंने क्या बना दी है? गहरी खाई बना दी। हालांकि अलीवर्दी खां और अंग्रेजों के बीच में यदि संबंधों की बात करें तो ठीक संबंध थे, अच्छे संबंध थे, परंतु अलीवर्दी खां ने उन्हें ध्यान रखना कि किलेबंदी करने का अधिकार नहीं दिया था। और जैसे ही उन्होंने किलेबंदी मतलब कुछ नया निर्माण करवाया है, तो इसी समय मतलब एक तरीके से जब चारों तरफ खाई खोदी गई तो आलमगीर द्वितीय को ये बात पत्र लिख करके बात कर दी थी। किसने? अलीवर्दी खां ने। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो आरएस में कई बार पूछ लिया गया है कि बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के साथ में की है? तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के साथ में करने वाला कोई व्यक्ति और नहीं था। कौन था? अलीवर्दी खां, जिसने ये कहा कि ये जो अंग्रेज है वो मधुमक्खियों की तरह है, यदि उन्हें छेड़ा नहीं जाए तो वो शहद देंगे, और यदि उन्हें छेड़ लिया गया तो वो छेड़ने पर वो काट काट करके मार डालेंगे। ध्यान रखना, एक नोट लगा के बात लिख रहा हूं। क्या बात लिख रहा हूं? नोट कि अलीवर्दी खां ने क्या चीज? अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना, क्या चीज? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के साथ में की है। मधुमक्खियों के साथ की है। उसने कहा कि ना छेड़ने पर, यूरोपियों को ना छेड़ने, शहद देंगे, शहद देंगे, परंतु छेड़ने पर काट काट कर मार डालेंगे, मार डालेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना कि 10 अप्रैल 1757 ईस्वी को अलीवर्दी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अलीवर्दी की मृत्यु होने के बाद में उसका कोई संतान नहीं थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, केवल और केवल 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। पहली बेटी घसीटी बेगम, पहली बेटी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी, और इसका विवाह किया गया नवाजिश मोहम्मद, जो कि ढाका का गवर्नर था। ढाका जाना चाहती थी, इसलिए नवाजिश मोहम्मद के साथ में घसीटी बेगम का क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। दूसरी बेटी जिसका नाम मिलता है मायमुना बेगम, इस मायमुना बेगम का विवाह किया गया पूर्णिया बोले तो क्या चीज? बिहार के फौजदार थे जिसका नाम था दौलत जंग। क्या नाम था? दौलत जंग। इस दौलत जंग के साथ में इसका क्या कर दिया था? विवाह कर दिया। तीसरी बेटी जिसका नाम था अमीना बेगम, इस अमीना बेगम का विवाह पटना के गवर्नर अजमी जैनुद्दीन अहमद खां, अजमी जैनुद्दीन अहमद खां के साथ में विवाह किया। और इसी तीसरी बेटी मतलब अमीना बेगम के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। वास्तव में उसका नाम था मिर्जा मोहम्मद, लेकिन बाद में उसका नाम सिराज रखा गया। आगे बात करेंगे। तो ये जब सिराजुद्दौला अमीना बेगम के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो अलीवर्दी खां के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए।
तो इसलिए सिराजुद्दौला ऐसा सोचता था कि ये जो माफ करना, अलीवर्दी खां ऐसा सोचता था कि ये जो सिराजुद्दौला जो पैदा हुआ है, मेरा जो नाती है, जो दोहिता है, ये मेरे लिए क्या है, भाग्यशाली है। क्या है, भाग्यशाली है। तो इसीलिए सिराजुद्दौला ने अपना जो उत्तराधिकारी, माफ करना, अलीवर्दी ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया वो किसको बनाया, सिराजुद्दौला को। किसको बनाया, सिराजुद्दौला को। और उसने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद यदि कोई वास्तविक शासक बनेगा तो शासक कौन बनेगा, नवाब कौन बनेगा, सिराजुद्दौला। और ये बात बाकी के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जब अलीवर्दी खां अपने जीवन के अंतिम समय में था तो इसी समय इसने सिराज को एक बात कही थी कि बेटा तू जीवन में कुछ करे या नहीं करे, लेकिन एक चीज अवश्य करना कि तू अंग्रेजों से सावधान रहना। ये यूरोपी जो है वो चालाक लोमड़ी है, जैसे इनको समय मिला, टाइम मिला और अवसर मिला तो ये आपको क्या कर देगा, खा जाएंगे ये, है ना। इसलिए इनको छेड़ना भी मत, लेकिन ये कुछ गड़बड़ करे तो इनको बख्शना भी मत फिर। इसलिए तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल मक्खियों की तरह है। किसकी तरह है, मक्खियों की तरह है, जो कि छेड़ोगे नहीं तो शहद देंगी, और यदि छेड़ लिया तो इन्हें काट काट करके सुझा देगी या काट काट करके मार देगी। आगे बात समझ गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक बात लिख रहा हूं कि सिराजुद्दौला की मृत्यु, माफ करना, क्या दिमाग, सॉरी माफ करना भाई, अलीवर्दी की मृत्यु, अलीवर्दी की मृत्यु कब हुई है, 10 अप्रैल। कोई, हालांकि आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, 10/4/1756 ईस्वी को हुई। उसकी मृत्यु के बाद नाती, नाती का मतलब दोहिता, ठीक है, कौन, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला शासक बना, शासक बना। ध्यान रखिएगा कि अलीवर्दी के कोई संतान नहीं थी। मतलब पुत्र नहीं था, संतान की जगह में पुत्र नहीं था। केवल 3 बेटियां थी, केवल 3 बेटियां। कौन कौन सी भाई, ध्यान रखना। नंबर 1 घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। इस घसीटी बेगम ये चाहती थी कि मैं ढाका में रहूं। कहाँ रहूं, ढाका में रहूं। इसलिए इसका विवाह भी इसका भतीजा ही था वस्तुतः, किसका, अलीवर्दी का, जो कि ढाका का गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम था नवाजिश मोहम्मद। अलीवर्दी ने इसका विवाह अपने भतीजे वे ढाका के गवर्नर नवाजिश मोहम्मद के साथ किया। नंबर 2 मायमुना बेगम, मायमुना बेगम। दूसरी जो बेटी थी इसका नाम क्या था, मायमुना बेगम। ध्यान रखना, क्या याद रखोगे, पूर्णिया का शौकत जंग,
या कई जगह आपको नाम मिल जाता है दौलत जंग, ठीक है। तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, के साथ विवाह। माफ करना बेटा, ये शौकत नहीं, दौलत जंगी। शौकत तो इसका बेटा था, ठीक है ना। हाँ, दौलत है ना, क्या चीज, दौलत जंग, ठीक है। नंबर 3 अमीना बेगम। नंबर 3 क्या थी, अमीना बेगम। देखो इस दौलत का बेटा था जिसका नाम था शौकत, क्या नाम था, शौकत जंग, जो कि सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। आगे बात करेंगे। मायमुना बेगम और पूर्णिया के जो शासक थे उसका पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था शौकत जंग। क्या नाम था, शौकत जंग। इसका विवाह पटना के गवर्नर अजमी जैनुद्दीन अहमद खां के साथ किया। ध्यान रखिएगा कि सिराजुद्दौला इसी का पुत्र था। सिराजुद्दौला इसी का पुत्र था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली। देखो बंगाल में किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य की एक तरीके से क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। हमने सबसे पहले बात की मुर्शिद कुली खां की। कारण क्या था, बंगाल जो था वो भारत का सबसे धनी क्षेत्र हुआ करता था, ठीक। वर्तमान बात करें तो पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश हो गया, बिहार और उड़ीसा का जो आधुनिक स्वरूप है उस समय मुगल कालीन बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। मुर्शिद कुली खां जो था इसको सबसे पहले 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया था, कहाँ का, बंगाल का। इसी के कार्यों से प्रभावित होकर के फिर उसने 1701 में बिहार का, ठीक है, और 1704 में उड़ीसा का भी इसको क्या बना दिया था, दीवान बना दिया था। 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के साथ ही साथ 1714 में इसने बिहार का ये क्या बन गया था, सूबेदार हो गया था, ठीक है। 1717 ईस्वी में जब इसको लग गया कि कोई ज़्यादा शक्तिशाली शासक है नहीं, ठीक है, तो ये संपूर्ण बंगाल का क्या बन गया था, सूबेदार बन गया। अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बना दी थी, ठीक है। ध्यान रखना कि मुर्शिद कुली खां जो था मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम सूबेदार माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है, तो एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, बंगाल का प्रथम नवाब वाली बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। कौन था, सुजाउद्दीन। कौन था, सुजाउद्दीन। फिर आपको विशेष जो बातें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है साहब, अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756, लेकिन मराठाओं के साथ इसने लंबा संघर्ष किया 1740 से लेकर के 1751। गिरियावाला युद्ध याद रखना, सरफराज को मार करके ये क्या बना था, शासक बना था। शासक बनने से पूर्व ये बिहार का क्या हुआ करता था, दीवान हुआ करता था, ठीक है। रघुजी भोंसले और अलीवर्दी खां के बीच में जो संधि हुई, इसकी 3 प्रमुख शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी बेटा, उड़ीसा के प्रांत पर मराठाओं का अधिकार हो गया था और बंगाल और बिहार से 12 लाख रुपए
वार्षिक चौथ के रूप में, चौथ का मतलब होता है राजस्व के रूप में मराठों को दिया गया। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड जो कि दक्षिण पश्चिमी बंगाल की सीमा बना दिया गया। इसी के कारण ध्यान रखना कि दक्षिणी पश्चिमी बंगाल से लोगों का पलायन हुआ और उत्तरी पूर्वी बंगाल में जो है बसावट क्या हो गई थी, सघन हो गई थी। कई जो बड़े व्यापारी थे तो ये बड़े व्यापारी अंग्रेजों के पास में चले गए, अंग्रेजों को एक तरीके से मौका मिल गया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में ऐसा नहीं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यदि उस समय की यथार्थ स्थितियों को देखें तो मराठाओं का भी बड़ा हाथ रहा। ठीक है, बंगाल में यदि इनके साम्राज्य की स्थापना नहीं होती तो ये भारत में कभी भी अपना शासन स्थापित नहीं कर सकते थे, इनकी इतनी औकात नहीं थी। लेकिन हम भारतीयों की कमजोरी इन लोगों के सामने आ गई थी। खैर, तो ये हमने बात कर ली। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सिराजुद्दौला की, फिर हम बात करेंगे प्लासी बक्सर के युद्ध की। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त तंदुरुस्त आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।